हेलो बच्चों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल PCS मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं 2-4 दिनों से आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर क्लास लेने नहीं आ पा रहा था, तो कुछ कारण थे जिस कारण से मैं क्लासेस नहीं लेने आ पा रहा था। तो आइए मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर रूबरू हुआ हूँ। जैसा कि मैं पॉलिटी का लेक्चर ले रहा हूँ और वहीं मनीष जी आपके लिए बायोलॉजी का लेक्चर ले रहे हैं। तो आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी, आप क्लासेस के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल रहे होंगे। तो आइए उन्हीं कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है संविधान में, जिसका नाम है संविधान सभा की समितियां एवं संविधान का निर्माण। तो ध्यान से देखें दोस्तों, संविधान सभा की समितियां और संविधान का निर्माण। तो आज आपको कुछ संविधान सभा की जो विशेष समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए, और साथ ही संविधान का निर्माण का क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में पता चलेगा आपको। हालांकि मैंने संविधान सभा के बारे में और प्रस्तावना के बारे में आपको पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चाणक्य बैच में जा करके सारी चीज़ें आसानी से देख सकते हैं और बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पढ़ाया है, तो आपको वहाँ चीज़ें समझ में आ जाएंगी प्रस्तावना और संविधान सभा के बारे में। आइए, साथ ही हमने संविधान सभा की क्या मतलब हमारे भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं थी, हमने उन पर भी चर्चा कर दी थी कुछ। तो आइए हम इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम संविधान सभा की समितियों के बारे में कुछ बात करते हैं। संविधान सभा की समितियों को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार समझते हैं कि क्या आवश्यकता थी हमें इतने संविधान सभा की समितियों को बनाने की। हम चाहते संविधान सभा की समितियां नहीं बनाते और हम सीधे कहीं का संविधान उठाकर देखते और कॉपी पेस्ट कर लेते, क्योंकि हालांकि हमारे संविधान पर तो यह आलोचना की ही जाती है इस चीज़ को लेकर के कि हमारा संविधान जो उधार का थैला है। तो जिन लोगों ने यह बात कही उन्हें आकर देखना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी समितियां बनाई थी। ये समितियां यूं ही नहीं बनाई गई थी, इन समितियों को बनाया इसलिए गया था कि हम जो विश्व के देशों के जो संविधान, अमूमन हमने 60 देशों के संविधान, लमसम हमने 60 देशों के संविधान को खंगाला था, उसके बाद जाकर के हमारा संविधान बना था। और उस संविधान को खंगालने के बाद ये संविधान समितियां जो बनाई गई थी, जो कमोबेश कुछ 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी, इन समितियों ने मिलकर के उन्हें देखा, उन्हें समझा, उन्हें परखने की कोशिश की कि क्या हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण था उसे हमने धारित किया अपने संविधान में। और जैसा कि आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, कोई 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग यह क्षेत्र फैला हुआ है और इतना बड़ा क्षेत्रफल, वहीं इतनी सारी जनसंख्या, अगर आप देखा जाए तो हमारे देश की जनसंख्या इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कमोबेश उस समय भी हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो जनसंख्या ज़्यादा होना प्लस इतनी जनसंख्या की अलग, किसी के अलग धर्म है, किसी का अलग पंथ है, किसी के अलग विचार हैं, कोई छोटा समूह है तो कोई बड़ा समूह है, किसी का शोषण ना हो जाए, इन सभी विचारधाराओं को देखने के लिए इतनी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ थी। उन सारी डाइवर्सिटीज़ को समाहित करना, किसी के साथ कोई क्लेश ना हो, कोई विद्रोह ना हो, कोई समस्याएं ना आए, तो इन सभी को देखते हुए हमने समितियां बनाई। वहीं आपको पता है कि हमारी आज़ादी के साथ ही हमारा विभाजन भी कर दिया गया। तो विभाजन में हमने बहुत बड़ी त्रासदी को झेला था। उस त्रासदी को झेलने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम दोबारा कोई ऐसी त्रासदी नहीं चाहते हैं, इसलिए भी हमें संविधान सभा की समितियों की आवश्यकता थी। तो इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद हमें लगा कि हमें संविधान निर्माण के लिए हमें संविधान समितियों की आवश्यकता है। और उसी घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो संविधान की आधारशिला हमारे यहाँ रखा उन्होंने यह महसूस किया कि हमें संविधान सभा के लिए कुछ समितियों की आवश्यकता है। हालांकि समितियां बहुत सारी बनी, उसमें से हमने कुछ विशेष समितियों को उठाया है जहां से हर साल आपके अनवरत क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं आपसे। कहीं पे प्रारूप समिति पूछा गया है, तो कहीं संघीय संविधान समिति पूछा गया, तो कहीं संघीय शक्ति समिति पूछा गया, तो कहीं प्रांतीय संविधान समिति पूछा गया है, तो कहीं मूल अधिकार समिति पूछा गया, तो कहीं अल्पसंख्यक समिति पूछा गया। तो ये सारी समितियां जो पूछी गई थी, वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं सारे फैक्ट्स में से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए, आज का क्वेश्चंस, आज का जो टॉपिक्स हमारा है वह फैक्ट से भरा हुआ है। तो अपने मन को एकाग्र करते हुए ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ अपने आप को एकाग्रचित करें और सीधे यहाँ पर देखें जो टू द पॉइंट्स आपको पढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट्स आपको पढ़ाया जाए जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो।
तो आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम संविधान की कुछ बड़ी समितियों की तरफ नजर डालते हैं, जो हमारे संविधान की बड़ी समितियां थी। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको संविधान की बड़ी समितियों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम संविधान की बड़ी समितियों को देखते हैं। संविधान की बड़ी समितियों को देखने के बाद फिर हम संविधान की छोटी समितियों को देखेंगे। उसके बाद जो बची प्रारूप समिति होगी, उस प्रारूप समिति पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन आपसे करेंगे। आइए हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, संविधान की बड़ी समितियां। तो संविधान की बड़ी समितियों की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं। तो जो संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति हमारी बनाई थी, हालांकि ये जितनी भी बड़ी 8 समितियां थी ये सभी महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण किसी समिति की बात किया जाए तो वो संविधान की प्रारूप समिति थी। दोस्तों, अगर संविधान की प्रारूप समिति के बारे में आपसे बात की तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसका कार्य ही था, जैसा कि हमने यहां लिख रखा है, उसका कार्य था कि संविधान के प्रारूप पर विचार करना। तो संविधान का जो प्रारूप था इसका निर्माण BN राव ने किया था, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव द्वारा संविधान के लिए जो बनाया गया प्रारूप था, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए हमने प्रारूप समिति का गठन किया था। तो जो प्रारूप समिति का हमारा गठन हुआ उसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम संविधान सभा का जनक जननी, आधुनिक भारत का मनु कहते हैं, उन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। हालांकि प्रारूप समिति की अध्यक्षता के साथ ही प्रारूप समिति में अन्य भी सदस्य थे। तो आइए सबसे पहले हम प्रारूप समिति को ही एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, देन सारी समितियों को हम आगे चर्चा करते हैं आपसे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति की तरफ आपसे डिस्कशन करते हैं। तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसका गठन 29 अगस्त 1947 को दोस्तों किया गया था। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। आइए वहीं हम देखते हैं संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका कार्य क्या था। दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति का काम था, जो डॉक्टर BN राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे, उनके द्वारा बनाए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था और देखना था जो संविधान का ड्राफ्ट बना, क्या वह ड्राफ्ट हमारे भारत की परिस्थितियों के अनुरूप है या नहीं। अगर है तो उसे लागू करना, अगर नहीं तो उसे हटा देना, उसके अनुसार हमें क्या लागू करना, यह विचार विमर्श का काम था प्रारूप समिति का। तो जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उनकी सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित, अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ऐड करते हुए अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। हालांकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सदस्यों की संख्या आपको लगता है 6 है, पर अगर ध्यान से आप देखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे तो 7, अगर अध्यक्ष को हटा के पूछा जाता है कितने सदस्य थे तो 6। तो आप हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। तो आइए सदस्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, वहीं अगर आपसे पूछा जाए N गोपालास्वामी अयंगर, तो N गोपालास्वामी अयंगर उसके सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, वहीं N गोपालास्वामी अयंगर, अलाद कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, N माधवराव, TT कृष्णामाचारी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, N गोपालास्वामी अयंगर, अलाद कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, N माधवराव, TT कृष्णामाचारी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। इसमें से 2 व्यक्ति ऐसे थे, अगर बात किया जाए तो N माधवराव जो थे, N माधवराव ने BL मित्र के स्थान पर इनको जगह मिल दी। जब BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया तो N माधवराव को BL मित्र के स्थान पर संविधान सभा की प्रारूप समिति में जगह दी गई। वहीं TT कृष्णामाचारी की, जब TT कृष्णामाचारी जो है 1948 में DP खेतान, पहले N माधवराव और TT कृष्णामाचारी संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे, लेकिन जब BL मित्र ने इस्तीफा दिया तो उनके स्थान पर N माधवराव आए संविधान सभा की प्रारूप समिति में। वहीं 1948 में जब DP खेतान की मृत्यु हो गई तो DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया। वहीं इकलौते एकमात्र प्रारूप समिति के मुस्लिम सदस्य कोई थे, मोहम्मद सादुल्ला इकलौते प्रारूप समिति के सदस्य थे। दोस्तों, तो अब देखिए ये हमने प्रारूप समिति की पूरी प्रक्रिया को बता दी कि क्या इनका काम था, किस उद्देश्य ये गठित किए गए थे, कब गठन किया गया और कितने सदस्य थे, ये सारी घटनाक्रम ने चर्चा कर दी। आइए हम नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स को देखते हैं, हमारा आगे का पॉइंट्स क्या क्या है। अगर आपसे आगे के पॉइंट्स बात किया जाए तो जो संघीय
संघीय शक्ति समिति, जो संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। अगर आपको यह टर्म्स याद ना हो तो इसका याद करने का तरीका है कि सबसे पावरफुल हमारे देश में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ये आप सभी को पता है। तो पीएम कौन थे? पंडित नेहरू ही तो आगे चल के पीएम बनते हैं। तो जब पीएम पंडित नेहरू बनेंगे, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जब पीएम बनेंगे हमारे देश के, तो सबसे पावरफुल चीजें होंगी किसके पास? तो सबसे पावरफुल चीज तो पावरफुल इंसान के पास होगी। तो इस हिसाब से संघीय शक्ति समिति, पावर की जो बात की जा रही वह पंडित नेहरू के पास समिति थी। और जो संघीय संविधान समिति, तो संविधान सबसे पावरफुल था, तो संविधान का जो संघीय संविधान समिति, उसकी विशेषता किस, वो कौन थे? पंडित नेहरू उसकी अध्यक्षता किए थे। वहीं अगर देखा जाए आपसे, अब राज्यों से संबंधित जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष, जब संघीय संविधान को केंद्रित कर रहे हैं, वो धारण कर रहे हैं, तो राज्यों से संबंधित समिति को कौन धारण करेगा? तो राज्यों से संबंधित जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। तो इस आधार पर आप 3 लोगों को याद कर सकते हैं। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू, वहीं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू, और राज्यों से संबंधित जो संविधान समिति थी, जो राज्यों से संबंधित जो समिति थी, इसमें क्या होता था कि राज्यों से समझौता करना पड़ता था कि वो कहां शामिल होंगे, अर्थात भारत में या पाकिस्तान में नेगोशिएशन जो करना था, वो नेगोशिएशन का भी काम पंडित नेहरू कर रहे थे। दोस्तों आइए हम आगे देखते हैं। नियम एवं प्रक्रिया जो समिति थी उसका संचालन राजेंद्र प्रसाद करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, अब राजेंद्र प्रसाद को देखा जाए, राजेंद्र में राजा आ रहा है, तो राजा का काम क्या होता है? राजा का काम होता है नियम बनाना, किसी चीज का संचालन करना, क्योंकि पावरफुल इंसान है वो। तो जो संचालन के सेकंड पावरफुल अगर तरीके से देखा जाए कौन बनता है दोस्तों हमारे भारत में, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च पावरफुल बताया जाता है। तो नियम एवं प्रक्रिया समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं संचालन समिति भी जो थे, संचालन समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष, वहीं संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए अब इनके बाद हम सबसे पहले पहुंचते हैं मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यकों की समिति, जनजातियों से संबंधित समिति, एवं जो बहिष्कृत क्षेत्र थे, जो क्षेत्र बहिष्कृत थे उनसे संबंधित जो समितियां थी, और जो सलाहकारी समिति थी। ये सारी समितियों की सलाहकारी जो समिति बनाई गई थी वो सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। तो सरदार पटेल दोस्तों किसके से अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यकों संबंधित समिति, जनजातियों से संबंधित समिति, बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित जो सलाहकारी समिति बनाई गई थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर यहां पे सरदार पटेल होंगे। तो सरदार पटेल के पास मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और जनजातियों संबंधित समिति और बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित जो सलाहकारी समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सरदार पटेल थे। दोस्तों अब यह जो सलाहकारी समिति बनाई गई थी, यह जो समिति बनाई गई थी, इसके तहत 5 समितियां थी, 5 उप समितियां थी। लेकिन आपको 2 महत्वपूर्ण, जो 2 उप समिति थी जो महत्वपूर्ण, हम उनके बारे में बता देते हैं आपको। तो अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार उप समिति, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। दोस्तों कौन थे? जेबी कृपलानी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। दोस्तों वहीं अगर आपसे पूछा जाए जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके एचसी मुखर्जी थे। देखिए अल्पसंख्यक अगर उप लगा है समिति तो एचसी मुखर्जी होंगे। मौलिक अधिकार उप समिति की बात किया जाए तो जेबी कृपलानी होंगे। वहीं अगर मौलिक अधिकार डायरेक्ट बात किया जाए, पूछा जाए कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल हो जाएंगे। वहीं अल्पसंख्यकों से संबंधित अगर कोई समिति की बात की जाएगी तो सरदार पटेल अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन अगर मौलिक अधिकार उप समिति की बात की जाएगी तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष होंगे। वहीं अल्पसंख्यक उप समिति की बात की जाएगी दोस्तों तो एचसी मुखर्जी अध्यक्ष होंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। वहीं प्रांतीय जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो जो प्रांतीय संविधान समिति उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार पटेल का काम क्या होता था? देशों का एकीकरण, मतलब जो हमारा भारत देश था उसका एकीकरण करना, अर्थात जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे उन्हें मनाना, उन्हें डराना, धमकाना, किसी भी तरीके से इन के इन प्रकार भारत में शामिल करना। तो यही इसीलिए संविधान सभा की जो प्रांतीय समिति थी, संविधान की जो प्रांतीय समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम सरदार पटेल को दोस्तों दिया गया था। आई होप ये सारी समितियां बड़ी आपको याद हो गई होंगी। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित नेहरू, राज्यों से संबंधित जो समिति थी उसके पंडित नेहरू, नियम एवं प्रक्रिया संचालन समिति, जो नियम एवं प्रक्रिया व संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे।
वहीं मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजातियों संबंधी समिति व बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित जो सलाहकारी समिति उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और वहीं आपसे अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जीबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष तो एचसी मुखर्जी थे दोस्तों। और जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों आपको 8 बड़ी समितियों की चर्चा हमने कर दी। आइए अब हम कुछ छोटी समितियों की चर्चा आपसे करते हैं दोस्तों। जो छोटी समितियां कौन कौन सी थी दोस्तों? आज स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत है और आपके लिए मैं फैन को भी ऑफ करके क्लास लेता हूं ताकि आपको साउंड का कोई भी इशू ना आए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, छोटी समितियों की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो कार्य संचालन समिति जो थी, अब देखिए सीधे अगर संचालन समिति की बात किया जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष, लेकिन अगर संचालन के साथ कार्य लग जाए तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष तो के एम मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? के एम मुंशी थे। वित्त एवं कर्मचारी या स्टाफ से संबंधित समिति राजेंद्र प्रसाद। अब बताइए राजेंद्र प्रसाद अगर राजा है तो पेमेंट कौन देगा? पेमेंट देने का काम भी तो राजा ही करेगा। तो यहां वित्त का काम और कर्मचारियों से संबंधित या स्टाफ से संबंधित जो भी वित्त या फाइनेंस का काम कौन अगर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। वहीं राष्ट्रध्वज संबंधी जो समिति थी तदर्थ समिति उसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद। अगर ये ध्वजारोहण कौन करता है? ध्वजारोहण एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति करते हैं। जब राष्ट्रपति ध्वजारोहण करेंगे तो सबसे पावरफुल शख्स अगर ध्वजारोहण कर रहा है तो ध्वजारोहण को राष्ट्रपति कर रहे हैं तो अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए दोस्तों। तो वित्त एवं कर्मचारी या स्टाफ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। वहीं राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि कई बार आप राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति में जेबी कृपलानी लगा देते हैं जो कि पूर्णतः गलत है। तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वहीं सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। जो सदन समिति थी उसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे दोस्तों। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो समिति बनाई गई थी, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? एच एस वरदाचारी। सर्वोच्च न्यायालय जो संबंधित समिति थी उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? एस वरदाचारी थे। अब जो एस वरदाचारी थे यह संविधान सभा में तो शामिल थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। तो यहां याद करिएगा एस वरदाचारी जो हैं ये संविधान सभा में तो थे, संविधान सभा की समितियों में तो थे पर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वहीं एस वरदाचारी के पास एक और समिति थी, वह समिति का नाम था नागरिकता समिति। तो जो नागरिकता से संबंधित जो समिति थी वह भी एस वरदाचारी के पास थी, तो उसके अध्यक्ष एस वरदाचारी थे। और क्रीडेंशियल अर्थात प्रत्यायक समिति, क्रीडेंशियल या प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का संबंध आपके प्रारूप समिति में था दोस्तों। यहां भी आप देख सकते हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य भी थे आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये प्रारूप समिति के सदस्य के साथ साथ ये क्रीडेंशियल अर्थात प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यहां से आपको पता चलेगा आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर 2 जगह थे, क्रीडेंशियल या प्रत्यायक समिति और साथ ही साथ प्रारूप समिति में। वहीं प्रेस दीर्घा समिति, जो प्रेस दीर्घा समिति दोस्तों, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उषानाथ सेन थे। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उषानाथ सेन थे। उषानाथ सेन प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप संविधान की जांच के लिए, जो संविधान का जो प्रारूप बना उसकी जांच के लिए जो विशेष समिति गठित की गई थी उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू थे दोस्तों। याद रखिएगा, कहीं आप गलत मत कर दीजिएगा। प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो विशेष समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू थे। यहां पर अंबेडकर मत लगा दीजिएगा दोस्तों। तो याद रखिए प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो गठित विशेष समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। तो आई होप मैंने सब आपको बता दिया, यहाँ पे सारी समितियों की चर्चा कर दी। अब आइए हम सीधे बढ़ेंगे संविधान निर्माण से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट जो लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन सारे फैक्ट्स को आज मैं लिखवा दूं जिससे संविधान सभा की पूरी समिति और संविधान निर्माण खत्म हो जाए, क्योंकि हमने संविधान सभा खत्म कर दी। सबसे पहले हमने प्रस्तावना खत्म की, प्रस्तावना के बाद हमने संविधान सभा खत्म कर दिया और संविधान सभा के बाद हमने क्या खत्म कर दिया? संविधान सभा की विशेषताएं, मतलब संविधान की विशेषताएं हमारी क्या थी। यह 3 टॉपिक के बाद हमने चौथा टॉपिक क्या खत्म किया? संविधान सभा की समितियां और संविधान निर्माण भी आज खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे
वह टॉपिक होगा संविधान ने कौन कौन सी चीज कहां कहां से ग्रहण की है। अर्थात जो हमारे संविधान को उधार का थैला बोला जाता है, तो आपको यह तो पता चले कि हमने कौन कौन सी चीज किन किन देशों से ग्रहण की है। तो दोस्तों एक बार आप इन्हें नोट कर ले सारी चीजें, देन मैं इसे रब करके फिर आपको बताता हूं संविधान निर्माण के बारे में। तो आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसे नोट कर लें। और तब तक जो भी व्यक्ति हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, वो तुरंत तत्काल जाकर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि जो भी हम इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इन सारी क्लासेस की सूचना आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और क्लास के साथ आप तुरंत ऐड हो जाए। बहुत ही जल्द हम लाइव क्लास भी लेना शुरू करेंगे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं और क्लास के साथ आप तुरंत ही ऐड हो जाएं दोस्तों। तो आप इन्हें नोट कर लें, तब तक मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं, थोड़ी एनर्जी आ जाए मुझे। मैं यहां से सभी को देख रहा हूं दोस्तों, सभी लोग फटाफट इसको नोट करें, राइट डाउन करें। फिर मैं आगे के टॉपिक्स बताता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे और पूछे जाते रहेंगे। या वह टॉपिक्स हैं जिसको आप हमेशा छोड़ करके चले जाते हैं, या सोच करके कि आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इन सारे क्षेत्रों से, लेकिन यह वह सभी क्षेत्र हैं जहां से क्वेश्चन आपके अवश्य आएंगे दोस्तों। तो आप इन सभी चीजों को, इन सभी टॉपिक्स को मिसलेनियस समझकर जो छोड़ देते हैं, आप उन्हें छोड़ कर मत जाए, क्योंकि आप हर साल देखेंगे मिसलेनियस से आपको 20 से 25 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसलिए बच्चे मिसलेनियस छोड़ देते हैं, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक को शुरू किया। तो पहले मिसलेनियस टॉपिक मैं पॉलिटी का पढ़ा दूंगा, देन मैं पॉलिटी के मेन कोर्स की तरफ इंटर करूंगा, जहां पे मेन कोर्स आपको मिलेगा देखने को, जिसमें हम सीधे संविधान के डीपीएसपी को देखेंगे, एफआर को देखेंगे, मूल कर्तव्य को देखेंगे, राष्ट्रपति को देखेंगे अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को देखेंगे, फिर स्थानीय निकाय देखेंगे, ग्राम पंचायत, फिर जो शहरी निकाय हैं उनको देखेंगे, फिर बहुत सारे संशोधन किए गए हमारे संविधान में उनको देखेंगे। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वह इन मिसलेनियस के बाद हम इंटर करेंगे। यह मिसलेनियस बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अवश्य देखें और इसे राइट डाउन करें जल्द से जल्द दोस्तों, ताकि हम संविधान निर्माण के कुछ बचे हुए फैक्ट्स जिनके बारे में हमसे चर्चा कर दे आज, तो आज हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके पास दोस्तों 30 सेकंड का टाइम और है, 30 सेकंड में आप इसे राइट डाउन कर लें, देन मैं आपको रब कर दूंगा। इसे रब करके फिर मैं आपको आगे का टॉपिक बताऊंगा। 30 सेकंड का टॉपिक है दोस्तों, फटाफट लिखें इसे। अगर आप नहीं, आपको लिखने में दिक्कत हो रही तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे अपने पास रख सकते हैं। एग्जाम के दौरान कभी भी जाते हुए समितियों को देख सकते हैं, क्योंकि समितियों से हमेशा क्वेश्चन आते रहे दोस्तों। मैं व्हाइट बोर्ड से इसीलिए साइड होकर के बोल रहा हूं, ताकि आपको लिखने में कोई इश्यू ना आए। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, इसको मैं रब करता हूं। अब सीधे मैं संविधान निर्माण से संबंधित कुछ विशेष फैक्ट्स हैं जो जो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, तो मैं उनको बताता हूं। इसके बाद सबसे पहले मैं दोस्तों यहां मिटा देता हूं यह एरिया, देन फिर मैं उधर का मिटाऊंगा बचे हुए, तब तक आप उसे आराम से लिख लें। आइए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं संविधान निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान का निर्माण की बात की जाए तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों। संविधान
निर्माण में जो समय लगा वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा दोस्तों। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा दोस्तों। तभी तो हमने पूरे विश्व के 60 संविधानों को खंगाल डाला। इसीलिए टाइम लगा हमारे संविधान को बनने में, वरना हम भी चाहते संविधान को बहुत कम समय में बना लेते। लेकिन क्या हम कम समय में बनाते तो क्या जो हमारे भारत की पूरी मतलब जो हमारे पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति है, जो भारत की विविधता है, जो भारत का डाइवर्सिटी है, जो भारत का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, क्या हम उनको सही से समाहित कर पाते? क्या हम उन्हें शांतिप्रिय तरीके से अपने देश में रख पाते? नहीं रख पाते। इसलिए हमने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया और हमने पूरे विश्व के 60 संविधानों को खंगाला और खंगाल करके यह देखा कि हमारे देश के लिए क्या आवश्यक है। जो आवश्यकता हमने उसे संविधान में शामिल किया दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। हालांकि मैंने इसका कारण बता ही दिया, क्या कारण था दोस्तों। आइए अब देखते हैं कि कितने सत्र हुए थे संविधान निर्माण के लिए दोस्तों। तो टोटल 11 सत्र हुए थे। अगर अंतिम सत्र को भी काउंट कर लिया जाए तो अंतिम सत्र को मिला करके दोस्तों 12 सत्र हुई थी। तो अंतिम सत्र को मिलाकर 12 सत्र। यह जो अंतिम सत्र हुआ था, यह अंतिम सत्र दोस्तों आपका होता है 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 यह संविधान के पूर्ण रूपेण लागू होने से 2 दिन पहले की घटना है और इसी दिन हमने संविधान पर हस्ताक्षर भी किया था। तो अगर कहा जाए संविधान पर हस्ताक्षर जो है, संविधान पर हस्ताक्षर भी हमने 24 जनवरी 1950 को हुआ दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950। संविधान सभा में टोटल सत्र कितने हुए, तो 12 सत्र हुए। संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब हुआ तो दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 पर संविधान पर हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया दोस्तों। हालांकि मैंने बहुत सारी डिटेल संविधान सभा के बारे में बहुत अच्छे से हमने इसके पहले के वीडियो में बता रखा है, तो आप जाकर वहां पर संविधान सभा का पूरा इतिहास देख सकते हैं। संविधान निर्माण से लेकर के संविधान के कार्य क्या थे, संविधान के उद्देश्य क्या थे, संविधान के गोल क्या थे, मैंने सभी चीजों की चर्चा आपसे दोस्तों की। दोस्तों पहले यहां तक आप राइट डाउन कर लें। और संविधान का निर्माण में खर्च कितना हुआ, अगर संविधान निर्माण खर्च की बात किया जाए दोस्तों, तो समथिंग 64 लाख रुपए, लगभग 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुआ था। यह लमसम है दोस्तों, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। और अगर संविधान का जो प्रारूप बना था, उस प्रारूप पर अगर विचार की बात किया जाए तो संविधान के प्रारूप पर दोस्तों 114 दिन तक विचार किया गया था। तो 114 दिन तक प्रारूप पर विचार, संविधान के प्रारूप पर विचार, तो दोस्तों 114 दिन। तो दोस्तों आप पहले से राइट डाउन कर लें, या फिर मैं उधर लिख देता हूं उस साइड एरिया में, देन आप इसे फिर आप तब तक इसे आराम से नोट कर लीजिए दोस्तों। तब तक मैं इसे आपको आगे घटनाक्रम से आपसे चर्चा करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इधर की सारी चीजें लिख ली होंगी। तो आइए पहले हम इधर की चीजें रब करके बता देते हैं आपको। फटाफट दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि चैनल की संख्या बल बढ़े दोस्तों। और चैनल की संख्या बल ही हमारा मनोबल है दोस्तों, क्योंकि आपको ही पता है इतनी गर्मी में क्लास लेना कितना टफ होता है, वो भी फैन ऑफ करके, ताकि आपको साउंड का इशू ना आए दोस्तों। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संविधान का वाचन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का वाचन, तो संविधान के कितने वाचन हुए दोस्तों, संविधान के 3 वाचन हुए थे दोस्तों। कितने? संविधान के 3 वाचन हुए थे। तो 3 वाचन कौन कौन से दोस्तों, तो जो प्रथम वाचन हुआ था आपका, प्रथम वाचन आपका होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक दोस्तों। तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान का पहला वाचन होता है दोस्तों। संविधान का दूसरा वाचन अगर बात करें,
दोस्तों संविधान का दूसरे वाचन की अगर बात करें तो 15 नवंबर 1948 से लेकर के, या 15 नवंबर 1948 से लेकर दोस्तों, तो इसको 17 अक्टूबर 1949 तक चलाया गया था। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर दोस्तों, 17 अक्टूबर 1949 तक दोस्तों चलाया गया था। दोस्तों यहां तक आपको आई होप दिख रहा होगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। बिल्कुल आपको यहां तक दोस्तों दिख रहा है। वहीं आइए हम थर्ड वाचन की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड वाचन, तो थर्ड वाचन जो हमारा दोस्तों होता है वह आपका स्टार्ट होता है 14 नवंबर 1949 से आपका 26 नवंबर 1949 तक। और आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया दोस्तों। तो जो 26 नवंबर 1949 है, यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को आंशिक रूप से दोस्तों लागू किया। किस रूप से? आंशिक रूप से लागू किया गया। तो जब आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय टोटल हमने 17 अनुच्छेदों को दोस्तों लागू किया। कितने अनुच्छेद को दोस्तों? 17 अनुच्छेदों को हमने लागू किया था। और यही वह समय था जब हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब आत्मार्पित किया गया, तो दोस्तों तो इसका सही डेट होगा 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी ही कोई बातें पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम से रेलेवेंट नहीं है, तो आप जाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखें। पॉलिटी के जितने भी क्लासेस मैंने अब तक लिए हैं आपके समक्ष, वो सभी की सभी क्लासेस आपके लिए दिखेंगी आपको कि कहां कहां से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, और सारे क्वेश्चन आपको मेरे व्हाइट बोर्ड से ही मिल जाएंगे। जो भी कुछ क्वेश्चन अब तक पूछे गए वो सारे हमारे व्हाइट बोर्ड में समाहित है दोस्तों। उसके अलावा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इन फ्यूचर, मैं उन्हें भी यहां समाहित करने की कोशिश लगातार करता रहता हूं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया दोस्तों। और संविधान को अगर आंशिक रूप से लागू करने की बात किया जाए तो यह 17 अनुच्छेदों के साथ 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है आंशिक रूप से लागू है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए संविधान के कितने वाचन हुए, तो संविधान के 3 वाचन हुए दोस्तों। तो पहला वाचन जो होता है यह 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक होता है दोस्तों। सेकंड वाचन जो होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक होता है दोस्तों। वहीं थर्ड वाचन जो होता है यह 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 को होता है। और 26 नवंबर 1949 को ही हमने संविधान को आंशिक रूप से दोस्तों लागू कर दिया। जब हमने संविधान को आंशिक रूप से लागू किया तो उस समय हमने संविधान के 17 अनुच्छेदों को दोस्तों लागू किया था। उसी समय हमने संविधान को अंगीकृत कर दिया 26 नवंबर 1949 को ही, अधिनियमित भी किया और आत्मार्पित भी कर दिया दोस्तों। तो मैंने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित का अर्थ क्या होता है, हमने यह भी संविधान की प्रस्तावना के सेकंड लेक्चर में यह सारी चीजें बताई हैं दोस्तों। तो आप आई होप यहां तक सारी चीजें राइट डाउन कर ले, देन मैं रब करके फिर मैं आगे घटनाक्रम आपको बताता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने यहां तक सारी चीजें लिख ली होंगी दोस्तों। तो दोस्तों यह था 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को आंशिक रूप से लागू किया दोस्तों। अब आइए हम संविधान को पूर्ण रूपेण लागू करने की डेट के बारे में बताते हैं दोस्तों। कि हमारा संविधान पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को लागू होगा दोस्तों। कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूपेण लागू होगा दोस्तों। तो दोस्तों संविधान पूर्ण रूपेण लागू, अगर जब भी आपसे पूछा जाए संविधान लागू कब हुआ, तो इसका सही डेट होगा 26 जनवरी दोस्तों, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूपेण लागू, और 26 जनवरी 1950 से ही हम दोस्तों गणतंत्र हो गए, अर्थात राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होगा। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे वह निर्वाचित किए गए।
और संविधान सभा से जब निर्वाचित हुए 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद, उसी के कारण से हम संविधान सभा को हम वहीं से अपने आप को गणतंत्र मानना शुरू कर दिए। गणतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों, गणतंत्र का मतलब निर्वाचित, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होगा, चाहे वह निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है दोस्तों या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है दोस्तों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। हालांकि संविधान के गणतंत्र शब्द के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको संविधान की प्रस्तावना वाले टॉपिक्स में बहुत अच्छे से बताया, वहां जाकर के आप गणतंत्र शब्द को देख सकते हैं। और 26 जनवरी 1950 को ही हमने संविधान क्यों लागू किया, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था दोस्तों। तो इसका मेन कारण था संविधान को इस दिन लागू करने का कारण, दोस्तों लागू करने का कारण, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन दोस्तों, लाहौर अधिवेशन, जहां पर इसकी अध्यक्षता जो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुई थी, इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू करते हैं दोस्तों। तो अध्यक्षता कौन करता है, तो पंडित नेहरू। और यहीं पर एक प्रस्ताव पारित होता है जिसमें यह कहा जाता है कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज प्राप्ति है। और यहीं से 26 जनवरी 1930 से ही हमने, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना उद्देश्य स्वराज प्राप्ति को लक्ष्य डिसाइड किया। क्या लक्ष्य बनाया इस दिन, स्वराज प्राप्ति, स्वराज, स्वराज्य, एक मिनट दोस्तों, स्वराज प्राप्ति को लक्ष्य बनाया। तो स्वराज प्राप्ति का जो लक्ष्य बनाया, जो 1929 को लाहौर अधिवेशन जिसमें हमने अपने तिरंगे को फहराया, राष्ट्रगान गाया, तो उसको हम जिंदा रह सकें, अपने मन में जिंदा रख सकें, इसी कारण से हमने 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूर्ण रूप में लागू किया, ताकि हमारा यह जो उद्देश्य था, यह उद्देश्य हमारे मन मस्तिष्क में बैठा रहे और बना रहे। इसी कारण से हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, रिपब्लिक डे मनाएंगे। और जो 26 जनवरी होता है दोस्तों, और जैसे ही 26 जनवरी 1950 का ये पूर्ण रूपेण संविधान लागू हुआ, उसी दिन से हमारे देश में भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोनों को हमने समाप्त कर दिया। तो 26 जनवरी 1950 से हमने भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त कर दिया दोस्तों। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने संविधान में हूबहू 1935 के अधिनियम को मिला करके बनाया और इसे शामिल किया काफी हद तक दोस्तों। तो दोस्तों मोटा मोटा मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए, पहले आप इसे राइट डाउन कर ले, देन हम इसे रब करके फिर आगे घटनाक्रम आपसे चर्चा करते हैं दोस्तों। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों और बोलते बोलते गला सूख जाता है। जस्ट मिनट, हम आपसे टाइम लेंगे दोस्तों पानी पीने के लिए, 1 मिनट। अब कुछ ही फैक्ट्स और बचे हैं दोस्तों, 1 मिनट हम पानी पी लें। आई होप आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा दोस्तों, फिर हम इसे रब करके आगे घटनाक्रम आपको बताएंगे।
महत्वपूर्ण फैक्ट देख रहे हैं हम लोग दोस्तों। आइए अब अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं कि जो भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान, यह नाम जो उल्लेख है कहां पर उल्लेख है। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान का हमने नाम क्या दिया है, संविधान का नाम, तो दोस्तों आएगा भारत का संविधान, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या होगा दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोस्तों। हालांकि अब वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द को बढ़ाने की बात की है, और भारत को आप इस तरह देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। और यह जो भारत का संविधान, संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, इसका उल्लेख हमने संविधान के अनुच्छेद 393 में किया दोस्तों। इसी अनुच्छेद को मिला करके हमको संविधान में, जो हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, तो इसी अनुच्छेद को मिला करके अधिकांशतः जब लोग संविधान के अनुच्छेद को काउंट करते हैं तो 16 बोलते हैं, इस अनुच्छेद को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस अनुच्छेद में चर्चा की गई है कि जब आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू होगा, तो आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू होगा तो कितने अनुच्छेद लागू होंगे, और जब पूर्ण रूपेण हमारा संविधान लागू होगा तो कितने अनुच्छेद लागू होंगे। इसकी चर्चा कहां पर दोस्तों की गई, अनुच्छेद 393 में की गई। वहीं पर भारत का संविधान, हमारे संविधान का नाम होगा, इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 393 में है। और इसी अनुच्छेद के माध्यम से हमने भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त भी किया था दोस्तों, इसी एक अनुच्छेद के माध्यम से। हमने इसके बारे में डिटेल से संविधान सभा की विशेषता में और संविधान सभा के बारे में, जब संविधान सभा पढ़ा रहे थे तो संविधान सभा में इस अनुच्छेद के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया, तो वहां जाकर के आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। आइए हम कुछ और चीजें देखते हैं इसमें साथ ही साथ। आई होप इसे आपने लिख लिया होगा दोस्तों, और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे क्लास के साथ, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स ऐसे आपको मिल रहे हैं जो कभी पहले नहीं मिले रहे होंगे आपको। तो संविधान के मूल आकार की बात करें तो जो संविधान जो हमारा था उसका मूल आकार क्या था। आकार मतलब मोटाई नहीं दोस्तों, या लंबाई नहीं, आकार मतलब हमने संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की थी दोस्तों। तो शामिल के हिसाब से देखते हैं, जब हमारा मूल संविधान था उस समय हमारे संविधान में एक प्रस्तावना थी दोस्तों। क्या थी, एक प्रस्तावना थी। और कितने अनुच्छेद थे दोस्तों, तो 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। कितने अनुच्छेद, तो 395 अनुच्छेद दोस्तों। वहीं अगर भाग की बात किया जाए तो उस समय भी 22 भाग थे, वर्तमान में भी 22 भाग हैं, लेकिन भागों और अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है जब इसमें का खा गा अर्थात उप का प्रावधान करके जब किया गया है। वैसे मूल आज भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसमें 1 2 3 करके जो जोड़ा गया है वह जोड़ करके इसकी संख्या कमोबेश 475 या 470 के आसपास हो गई है। वहीं भागों की संख्या 25 के आसपास जा चुकी है दोस्तों। और अगर अनुसूचियों की बात किया जाए दोस्तों तो 8 अनुसूचियां, कितनी दोस्तों, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई दोस्तों। यह था हमारे संविधान का मूल आकार। और जो हमारा संविधान है, यह संविधान जो मूल संविधान था, हमारा मूल संविधान हाथों से लिखा गया है दोस्तों, हाथ से लिखा गया है, लिखा गया व सजाया गया है दोस्तों, सजाया गया है। और जो लिखावट होगी वह कैलीग्राफी है, जो लिखावट होगी कैलीग्राफी होगी दोस्तों। तो यह हमारे संविधान का पेज है मान लीजिए, और संविधान का जो पेज था हमारा 16 इंटू 22 के इंच में था, 16 इंटू 22 के इंच में एक पेज। और इस तरीके से हमारा संविधान ये ऐसा था दोस्तों। तो इसमें हमारे संविधान की बातें लिखी गई थी ऐसे तिरछे में दोस्तों। ऐसे हमारे संविधान में कैलीग्राफी आधार पे लिखा गया था। और हमने संविधान को बहुत प्यार से, संविधान की डिजाइनिंग भी हमने की है दोस्तों। तो आपको पता चलेगा कि संविधान का हाथ से लिखा किसने, इसकी डिजाइन किसने की थी दोस्तों। तो इस आधार पे हमने संविधान को बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी हमने संविधान को इस डिजाइन में सजाया था।
तो दोस्तों इसको हम रब कर देते हैं यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक सारी चीजें लिख ली होंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, चैनल को लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, चैनल की संख्या बल को अवश्य बढ़ाएं। आइए दोस्तों हम देखते हैं संविधान सभा की जो मुहर थी, वो संविधान में जो लगी मुहर थी, संविधान सभा का प्रतीक क्या था, अर्थात जो संविधान था हमारा, संविधान का प्रतीक कहूं या मुहर कहूं तो यह हाथी था दोस्तों। क्या था? मुहर हाथी था दोस्तों। कौन था? तो हाथी हमारे संविधान की का प्रतीक और मुहर था एक तरीके से दोस्तों। और वहीं पे संविधान का जो है सुलेखन, बस दोस्तों बस 5-7 मिनट की क्लास और बची है। संविधान का सुलेखन अर्थात कैलीग्राफी की बात करें दोस्तों आपसे, कैलीग्राफी जो कैलीग्राफी की मैं बता रहा था, सुलेखन अर्थात जो बहुत सुंदर लेखन होता है उसको सुलेखन बोलते हैं। जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया उसको सुलेखन बोलते हैं। तो कैलीग्राफी और सुलेखन का काम जो है, अगर आपसे कहा जाए जो आपका मूल संविधान था, मूल संविधान आपका अंग्रेजी में दोस्तों लिखा गया था। और किसने लिखा था सुलेखन के माध्यम, कैलीग्राफी के माध्यम से दोस्तों? तो प्रेम बिहारी नारायण राजदा। प्रेम बिहारी नारायण राजदा। तो दोस्तों और वहीं पर इसकी सजावट, इसकी जो सजावट की गई थी, ये सुलेखन के माध्यम से जो सजावट हुई थी दोस्तों, तो सजावट किसने की थी दोस्तों? इसकी सजावट करते हैं नंदलाल बोस और बिहुर मनोहर सिन्हा। तो नंदलाल बोस सजावट करते हैं दोस्तों इसकी। एक मिनट दोस्तों, पेन की इंक सूख जा रही है बार बार। संविधान की दोस्तों सजावट नंदलाल बोस करते हैं दोस्तों। नंदलाल बोस कौन करते हैं दोस्तों? तो नंदलाल बोस व दूसरे व्यक्ति होंगे बिहुर मनोहर सिन्हा। बिहुर, एक तो इतना अजीब सा नाम इनका, बिहुर मनोहर दोस्तों सिन्हा। और यह अंग्रेजी में लिखा गया था दोस्तों। और हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में संविधान का सुलेखन किसने किया था दोस्तों, तो हिंदी में संविधान का सुलेखन दोस्तों, हिंदी में संविधान का सुलेखन दोस्तों बसंत कृष्ण वैद्य किए थे। कौन दोस्तों? बसंत कृष्ण वैद्य। कौन दोस्तों? हिंदी में कौन करता है? अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का सुलेखन कैलीग्राफी अंग्रेजी में कौन करता है दोस्तों, तो ऑप्शन आएगा प्रेम नारायण राजदा, प्रेम बिहारी नारायण राजदा। वहीं अगर आपसे सजावट की बात किया जाए, चाहे हिंदी में हिंदी के पेज पे सजावट या अंग्रेजी के पेज पर सजावट की बात किया जाए, तो नंदलाल बोस और बिहुर मनोहर सिन्हा थे दोस्तों। मेरी पूरी शर्ट दोस्तों पसीने से भीग गई है आपको पढ़ाते पढ़ाते। और अगर हिंदी में संविधान सुलेखन की बात किया जाए, कैलीग्राफी की बात किया जाए, तो यह बसंत कृष्ण वैद्य थे दोस्तों। कौन थे? वसंत कृष्ण वैद्य जो है हमारे संविधान को हिंदी में सुलेखन के माध्यम से कैलीग्राफी में बहुत अच्छे सजावट में उन्होंने लिखा था। और सजावट का काम हमने हमारे संविधान का किसने किया था दोस्तों? चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, तो सजावट का काम चाहे वो हिंदी का संविधान हो चाहे इंग्लिश संविधान हो, तो उसकी सजावट काम नंदलाल बोस और बिहुर मनोहर सिन्हा किए थे। आप यह याद रखिएगा, मूल संविधान जो हमारा लिखा गया था वह अंग्रेजी में लिखा गया था, ना कि दोस्तों हिंदी में। उसकी प्रतिलिपि हमने हिंदी में बनवाई है दोस्तों। अब दोस्तों यहां तक सारी चीजें लिख लें। और यह जो दोनों व्यक्ति थे आपके नंदलाल और मनोहर, यह शांति निकेतन के कलाकार थे दोस्तों। शांति निकेतन के दोस्तों कलाकार थे, अर्थात पेंटर थे, वहां पर डिजाइन बनाते थे वहां पर दोस्तों। तो आप इसे राइट डाउन कर लें इतनी सारी चीजों को। फिर मैं आपको बताता हूं। और जो सजावट, जो लिखावट थी या जो सजावट की गई थी, जो लिखावट थी, यह इटैलिक थी, माध्य इटैलिक।
जो अंग्रेजी में जो लिखावट थी दोस्तों, तो यह इटैलिक थी, इटैलिक दोस्तों, इटैलिक माध्यम से लिखा गया था हमारे संविधान को अंग्रेजी में। जो कैलीग्राफी हमने यूज किया था संविधान में, वह इटैलिक कैलीग्राफी थी दोस्तों, जो कि अंग्रेजी में थी। तो हमने अंग्रेजी में लिखा दोस्तों। आप यहां तक पहले राइट डाउन कर लें, देन हम इसको रब करके फिर हम आगे घटनाक्रम को बताते हैं दोस्तों। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लगातार चैनल करते रहें, क्योंकि आपका टीचर, आपका सर, आप देख रहे हैं स्वेटिंग से मेरी पूरी शर्ट भीग गई है। तो आप कम से कम मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको सारी सूचनाएं हमारी क्लासेस की लगातार दोस्तों मिलती रहें। तो एक बार आप इन्हें पहले राइट डाउन कर लें, देन मैं इसे रब करके फिर मैं आगे घटनाक्रम को बताता हूं दोस्तों। कुछ फैक्ट्स और बचे हैं, 5-7 फैक्ट्स और बता देता हूं मैं आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसे लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। उस समय जब मैं लिख करके इसीलिए हट जाता हूं 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट के लिए, ताकि आप इसे राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। आइए, कुछ दोस्तों हमारे संविधान सभा में कुछ चीजें बच गई थी, अब हम संविधान सभा के कार्यों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो आज हमारा यह पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ताकि हम कल आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक लेकर के आए दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो आइए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य देखते हैं हमारा क्या था। संविधान सभा का राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन दोस्तों। अगर इस सत्यापन की बात की जाएगी दोस्तों, तो मई 1949 में इसका सत्यापन होता है। तो मई 1949 में दोस्तों, तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन होता है दोस्तों। जब राष्ट्रमंडल में भारत ने अपनी सदस्यता का सत्यापन किया, तो लोगों ने क्या कहना शुरू किया, भारतीय लोगों ने, कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि भारत संप्रभु कहाँ है, भारत संप्रभु कहाँ है, भारत तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिया हुआ है, अर्थात वह राष्ट्रमंडल के अधीन है, वह अभी जो भी निर्णय करेगा वह राष्ट्रमंडल से पूछ कर करेगा। लेकिन नहीं, जब 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को आंशिक रूप से लागू किया, और वहीं जब हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को जब हमने संविधान को पूर्ण रूपेण लागू कर दिया दोस्तों, तो पूर्ण रूपेण लागू करने के बाद हम संप्रभु संस्था बन गए। और संप्रभु संस्था बनने का मतलब होता है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेंगे, बिना किसी के परमिशन के। आइए दोस्तों, अब राष्ट्रमंडल शब्द का मतलब समझ लेते हैं। राष्ट्रमंडल शब्द क्या होता है? तो राष्ट्रमंडल शब्द का मतलब यह होता है दोस्तों कि वे देशों का समूह जो कभी ब्रिटेन के, अर्थात क्राउन के गुलाम थे, वे सभी सदस्य राष्ट्रमंडल के सदस्य दोस्तों कहलाते हैं। तो राष्ट्रमंडल सदस्य कौन होते हैं? जो ब्रिटेन की जो क्राउन थी, जो उनके गुलाम थे कभी न कभी किसी न किसी कारण से, वे सभी लोग राष्ट्रमंडल के सदस्य कहलाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। आइए हम आगे देखते हैं। तो हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रध्वज को कब अपनाया दोस्तों? अगर राष्ट्रध्वज के अपनाने की बात किया जाएगा दोस्तों, तो इसकी सही डेट होगी 22 जुलाई 1949 दोस्तों। कब? 22 जुलाई 1949 को हमने, 22 जुलाई 1947 को ही हमने दोस्तों इसको अपना लिया था। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रध्वज को अपना लिया था दोस्तों। यहां तक लिखें, तब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूं, फिर आपसे बात करता हूं दोस्तों। तब तक आप इसे राइट डाउन कर लें।
इतनी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। वहीं हमने राष्ट्रगान को कब अपनाया दोस्तों? राष्ट्रगान को अपनाने की बात किया जाए दोस्तों तो ये होगा 24 जनवरी 1950 दोस्तों। कब? 24 जनवरी 1950 को हमने अपने राष्ट्रगान को अपनाया। वहीं राष्ट्रगीत को अगर बात किया जाए दोस्तों, राष्ट्रगीत की बात किया जाए दोस्तों तो राष्ट्रगीत को हमने कब अपनाया दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे राष्ट्रध्वज का निर्माण किसने किया था, हमारा राष्ट्रगान क्या है और हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, और हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है और राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, और सबसे सर्वप्रथम हमने राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम हमने कब और कहां गाया था दोस्तों। तो इन सारे घटनाक्रम को आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं कि हमने राष्ट्रध्वज का निर्माण, हमारे राष्ट्रध्वज का निर्माण किसने किया दोस्तों। आपके लिए HW दोस्तों, कुछ अब HW आपको दे देता हूं दोस्तों। तो आप बताएं हमारे राष्ट्रध्वज का निर्माण किसने किया, राष्ट्रध्वज का निर्माण किसने किया दोस्तों, कब फहराया गया था पहली बार, हमारा राष्ट्रध्वज कब फहराया गया, कब फहराया गया दोस्तों। वहीं हमने राष्ट्रगान को, हमारा राष्ट्रगान क्या है, हमारा राष्ट्रगान क्या है और इसकी रचना दोस्तों, इसकी रचना किसने की थी। यहां तक दोस्तों। साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद के लिए जो चुने जाते हैं या 24 जनवरी 1950 को चुने जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जब 24 जनवरी 1950 को चुने जाते हैं तो इन्हें संविधान सभा चुनती है, उस समय ना की जनता चुनती है दोस्तों, क्योंकि उस समय संविधान सभा हमारी अंतरिम संसद के तौर पर काम करती थी दोस्तों। तो अंतरिम संसद के तौर पर जब हमारी संविधान सभा काम करती थी दोस्तों, तो संविधान सभा का काम था कि हमारे राष्ट्रपति को चुने। तो जब 51-52 में जब दोबारा चुनाव हुआ दोस्तों, 51-52 में जब दोबारा चुनाव हुआ दोस्तों, तब जनता के द्वारा राजेंद्र प्रसाद, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से तब राजेंद्र प्रसाद का पूर्ण इलेक्शन होता है दोस्तों। एक तरीके से बात किया जाए, अगर राजेंद्र प्रसाद का यहां से काउंटिंग मतलब 24 जनवरी 1950 से अगर काउंटिंग किया जाए उनके कार्यकाल की, तो सबसे बड़ा कार्यकाल अर्थात 12 साल का कार्यकाल हो जाएगा। अगर वहीं 1951 और 52 से उनके कार्यकाल को जोड़ा जाए तो 10 साल का कार्यकाल होगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का। यहां तक के सारे घटनाक्रम मैंने बता दिया आपको दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। फिर मैं आज आपका HW पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको HW दे देता हूं, अर्थात होमवर्क दूंगा, गृह कार्य दूंगा, जिसे आप जाएं घर पर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं दोस्तों। आई होप यहां तक आपने लिख लिया होगा, आपको क्लासेस समझ में भी आई होगी अच्छे से दोस्तों। तो आइए आज हम कुछ गृह कार्य आपको दे देते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। तो आपको होमवर्क है दोस्तों, होमवर्क अर्थात गृह कार्य घर पर रहकर यह कार्य करना है वो आपको दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य बताना है। तो सर्वप्रथम आपको यह बताना है कि जो राष्ट्रध्वज हमारा है, राष्ट्रध्वज का निर्माण किसने किया। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हमने राष्ट्रध्वज को फहराया पहली बार कब, फहराया पहली बार कब दोस्तों। वहीं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत के रचनाकार व राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान हमारा क्या है। अर्थात जो हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते हैं तो हम कौन सा गीत गाते हैं आपको यह बताना है, अर्थात कौन सा गीत गाते हैं दोस्तों।
वहीं पर हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को प्रथम बार कब गाया था? प्रथम बार कब गाया? कब गाया? तो प्रथम बार हमने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को कब गाया दोस्तों? तो आपका यह होमवर्क है दोस्तों, तो आप इस होमवर्क को आप करके आएं और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, इनके सारे आंसर्स दें दोस्तों। तभी तो क्लास इंटरैक्टिव होगी, 1-to-1 डिस्कशन तभी तो होगा, फेस टू फेस तभी तो होगा। इसलिए आप आएँ और इन सभी चीज़ों का आंसर्स दें, कमेंट बॉक्स में लिखें क्या है। आई होप आपको क्लास आज की समझ में आई होगी। अगर कोई क्लास में त्रुटि हो तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम कमेंट बॉक्स में पिन में वहाँ पे जाकर पिन कर दें, ताकि आप उसे सुधार लें दोस्तों। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं दोस्तों। और यहीं पे मैं अपनी बात को दोस्तों समाप्त करता हूं। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें दोस्तों, ताकि सारी क्लास के नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल जाए। यहीं मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।